हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लर्निंग पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है यानी कि आंशिक पुनर्बलन, इसमें से इसके बारे में बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, तो फटाफट पढ़ के आंसर दो। इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, इज लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम्स, वर्क बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स। ठीक है, अब देखो हम जरा पार्शियल रीइंफोर्समेंट और जो हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है इसको समझ लेते हैं, यानी कि सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पार्शियल रीइंफोर्समेंट और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। देखो, अगर आप कोई बिहेवियर चाह रहे हो किसी से कि वो ऐसी चीज करे, ठीक है, सपोज आप क्लास में हो, आप अपने बच्चे से चाह रहे हो कि वो डेली होमवर्क आपको करके दे। ठीक है, आपका ये टारगेट है बच्चे को। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे थोड़े से निकम्मे नहीं कर रहे हैं ना, कोई 3 दिन में कर रहा है, कोई 4 दिन में कर रहा है, कोई हफ्ते भर भी नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने 2 तरह के रीइंफोर्समेंट रखे क्लास में। एक तो आपने रखा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक आपने रखा अपना कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पार्शियल में आपने क्या किया कि ठीक है भाई, अगर बच्चा जो है काम डेली कर रहा है तो आपने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, ठीक है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, लेकिन आपने एक टाइम सेट कर दिया कि चलो ठीक है 2 दिन के बाद 2 दिन का होमवर्क एक साथ कर देगा तो एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, 3 दिन का एक साथ कर देगा तो हम एक रीइंफोर्समेंट दे देंगे उसको। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कंटिन्यूअस। हर बार जब बच्चा आपको काम दिखा रहा है, डेली काम दिखा रहा है तो डेली रिवॉर्ड, डेली काम कर रहा है तो डेली रीइंफोर्समेंट, मतलब आप उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, हर उस रिस्पॉन्स को आपने रीइंफोर्स कर दिया। ठीक है, आपने उसको पुनर्बलन कर दिया उसका हर रिस्पॉन्स के ऊपर, जब भी वो काम कर रहा है तभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि ठीक है 1 दिन किया, 2 दिन किया, 2 दिन उसने कर लिया तो आपने 2 दिन के बाद उसको रिवॉर्ड दे दिया। कभी आपने 3 दिन के बाद रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, तो पहले दूसरे दिन ना देकर आपने सिर्फ तीसरे दिन दे दिया। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में आप थोड़ा सा गैप रखते हैं अपनी उसमें। ठीक है, ये गैप फिक्स नहीं होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो दिस इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी कि आंशिक पुनर्बलन। और ये कंटिन्यूअस वाला मतलब जब भी उसने काम किया, जैसे भी किया ना, आपने उसी वक्त उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, इस तरह का रीइंफोर्समेंट दे दिया। या फिर ये कहते हैं ठीक है बेटा, गेम के पीरियड में तुम पूरा पीरियड खेल सकते हो, अब तुम्हें नहीं बिठाऊंगे आधा पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब देखो होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़ना, लर्निंग चैप्टर से। खुद ढूंढना कहां पर इसका आंसर मिलेगा। देखो अब आपको करना क्या है, हमेशा याद रखना इस चीज को कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट हमेशा बेटर रिजल्ट लेकर आता है बजाय कि सतत पुनर्बलन के। ठीक है, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव देन द कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ये आपका ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने आपको यहां पर समझा है, मतलब कहा यह जाता है कि भाई जब पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है ना, तो हर बार बच्चा जो है रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ेगा, रीइंफोर्समेंट के लिए नहीं पढ़ेगा, वो उसमें खुद की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, है ना। उसको नहीं पता है कब अवार्ड मिलने वाला है, तो वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, हो सकता है यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिले, तो एकदम से उसने इतनी सारी मेहनत की उसके बाद थोड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, आप डेली 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 रिवॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आज आपने क्या किया कि आज बच्चे को काम बच्चे ने काम कर दिया है और आपने क्या किया, उसको रिवॉर्ड दे दिया। अगले दिन फिर काम कर रहा है, फिर रिवॉर्ड दिया, तीसरे दिन फिर रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि बच्चा इतना आदी हो जाएगा इन रिवॉर्ड्स के कि वो आपका काम करने को तैयार ही नहीं होगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, है ना। मतलब आज तो मैडम रीइंफोर्समेंट ही नहीं दिया तो कल मैं नहीं कर रहा काम, मतलब ये वाली चीजें होती है ना। उसके मन में अजीब सी क्वेश्चन और बच्चा बिगड़ जाएगा, मैं सच सिंपल भाषा में कहूं तो, है ना। तो हमेशा ये बात माना जाता है हमेशा लर्निंग थ्योरीज में कि आप पार्शियल रीइंफोर्समेंट दो, वो बेटर रिजल्ट्स लेके आता है। ठीक है, उससे जो भी रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है ना, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब आप सतत पुनर्बलन करते हैं तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपने रिवॉर्ड देना छोड़ दिया, बस बच्चे ने अब काम करना छोड़ दिया। मैं तो पहले तो डेली रिवॉर्ड मिल रहा था, अब आज भी रिवॉर्ड नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, मैं नहीं कर रहा काम, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूं, दिस इज नॉट माई पर्सनल व्यू, ये मैं बुक्स का पढ़ा हुआ कह रही हूं, तो प्लीज ये मत कहना कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूं। ठीक है, आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, बस मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे के समझा देती हूं, बस ये होता है। तो समझाने का देखो टीच आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये एक स्किल होती है। कल को आप लोग नौकरी लग जाएंगे तो हो सकता है आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलकर सबको पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो मतलब वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, वी कैन डू मिस्टेक्स, है ना, हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो नॉलेज दे रही हूँ वो बुक से बकायदा पढ़कर दे रही हूँ, तो ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी से ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा, तो मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। When children learn a concept and use it, practice helps in reducing the errors committed by them। ठीक है, जब एक बच्चा कंसेप्ट यूज मतलब लर्न कर लेता है, उसके बाद उसको यूज भी करता है,
तो जब वो प्रैक्टिस करता है उस चीज की बार बार, तो जितनी भी मतलब उसकी त्रुटियां होती है वो कम करने में मदद होती है अगर वो प्रैक्टिस करता है। हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सम्स निकालते हैं, या फिर आप लोग भी अभी जैसे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आपकी जो एरर्स हैं इससे धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, है ना। तो दिस आइडिया वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, ठीक है। देखो एरर से ही आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। किसने दिया था ये, ऑब्वियसली थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जीन पियाजे ट्रायल एंड एरर की बात नहीं करते, वैगॉट्स की बात नहीं करते, और वाटसन बिहेवियरिस्ट थे लेकिन वो इतनी बात नहीं करते ट्रायल एंड एरर्स की। ये बेसिकली थॉर्नडाइक ने ज्यादा इस पर बात की है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड था कि आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार जो है आप ट्राई करते रहेंगे तो आपके एरर जो है धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। मतलब इनकी थ्योरी का लिंक हम एजुकेशन से इस तरह से लेते हैं कि आप ट्रायल ज्यादा लीजिए, है ना, ज्यादा आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एरर्स धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। A child was pricked by the thorn of a red rose and got hurt। तो भाई एक बच्चा जो है रेड रोज को उसने टच कर दिया और कांटा चुभ गया, ठीक है। उसे काफी चोट पहुंची इस चीज से। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डरने लगा। भाई बच्चे ने क्या देखा था, बच्चे ने देखा था रेड रोज, ठीक है, लाल गुलाब देखा था। तो अब वो लाल चीजों पर, जितनी भी उसने रेड चीजें देखी ना, अब उनको देखकर वो डरने लग गया, ठीक है। यहाँ पर लाल पर फोकस करना, ठीक है। रेड कलर जो था उससे वो डरने लग गया क्योंकि उसने देखा कि गुलाब जो है रेड। अब ये बच्चा बहुत छोटा हो सकता है ना, जिसको नहीं पता है कि ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे होते हैं, बस उसने एक्सीडेंटली उसको टच कर दिया, जो भी हुआ, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल हो, तो इसमें हुआ क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, उस टर्म को समझा देती हूँ मैं, जनरलाइजेशन को समझा देती हूँ। एक जनरल आइडिया क्या होता है, एक होता है विशिष्ट आइडिया और एक होता है जनरल, ठीक है। जनरल मीन सामान्य और विशिष्ट मीन स्पेसिफिक या स्पेशल हो सकता है, ठीक है। हमारे खुद के विचार कुछ होते हैं, एक होती है आम राय जिसको हम कहते हैं आम राय, जनता की राय, है ना, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो हम भी यही कह रहे हैं। एक होती है आपकी खुद की राय, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। दिस इज स्पेसिफिक, ये आपसे रिलेटेड है, आप क्या सोच रहे हैं। जनरलाइज का मतलब होता है जब आपने एक आम धारणा बना ली है, आपने एक चीज से एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हर चीज में आप उसी चीज को जनरलाइज करते जा रहे हो कि इस बार ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी यही होना है ना, आपने जनरलाइज कर दिया। आपने एक चीज को उससे हटाकर यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक रेड रोज की बात थी, लेकिन आपने इसको यहाँ पर जनरलाइज कर दिया कि नहीं जितनी भी लाल चीजें होती हैं सबके साथ यही होता है ना। आपने एक आम धारणा बना ली इससे, तो ये जनरलाइजेशन होता है। तो सब में जनरलाइजेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है मैंने आपको जनरलाइजेशन टर्म समझा दी है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। मैंने आपको स्टिमुलस का भी समझाया था और रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और रिस्पॉन्स तो क्या होता है, आपकी जो अनुक्रिया होती है वो रिस्पॉन्स होता है। तो देखो यहाँ पे रेड रोज क्या था, उसके लिए स्टिमुलस था, ठीक है। मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि जितने भी स्टिमुलस होते हैं एनवायरनमेंट में, जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है, जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, या फिर मतलब जिन चीजों को हम छूते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उन चीजों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, फिर उन चीजों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो जो एक्सपीरियंस हमें अच्छा बुरा जो भी मिलता है उससे हमारी लर्निंग होती है, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो चलता रहता है, यही तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं। तो बताओ ये इसमें क्या हुआ है। देखो रेड रोज उसके लिए स्टिमुलस था, है ना। अब वो डर किससे रहा है, वो अपने रिस्पॉन्स का उसने जनरलाइजेशन नहीं किया है कि मैं हर बार जो है मतलब ऐसा ही रिस्पॉन्स दूंगा, मैं मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दूंगा मैं हर बार। उसके मन में एक डर पैदा हुआ है, वो किसको लेकर पैदा हुआ है, वो उसको रेड कलर को लेकर पैदा हुआ है, और ये रेड कलर उसके लिए स्टिमुलस था, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या है कि उसने स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है ना, उसने स्टिमुलस के बारे में जनरलाइजेशन कर लिया। अब हो सकता है कि अगला उसको रेड क्लॉथ मिले, सपोज रेड क्लॉथ मिल गया उसको, है ना, कपड़ा मिल गया, या फिर रेड कलर की उसको बॉल मिल गई, है ना, और गलती से ही टच कर लेगा वो बॉल को, जैसे भी करेगा, हालांकि उसको रेड कलर से डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाए, यहां पर रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर तो उसको मतलब चोट लगी थी तो वो हर्ट हुआ था, लेकिन अगर आप उसको हाथ में पकड़ा कर दिखाएंगे कि देखो ये बॉल है, रेड बॉल है, लेकिन ये गुलाब जैसी नहीं है, जो भी है, तो यहां पर जो है ना बच्चा जो है स्टिमुलस को देख के डर रहा है ना। एक्चुअल जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो स्टिमुलस को देखकर आ रहा है। यहाँ पे उसने स्टिमुलस को जनरलाइज किया है, रिस्पॉन्स को नहीं। उसने ये नहीं सोचा है कि मैं हर बार जो है हर्ट होना है, मुझे
पहुंचे या होना है, वो डर ऑब्वियसली वो डर गया है, ठीक है। रिस्पॉन्स उसका ये आया था कि वो हर्ट हो गया, ठीक है, उसे काफी चोट पहुंची है, लेकिन अब उसको है डर लगने लगा है रेड ड्रेस से या जो भी रेड उसको दिखाई देने लग रहा है। तो मतलब आप ये देखिए कि यहां पर उसने स्टिमुलस पर फोकस किया है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो सकता, है ना। देखो अभी रिस्पॉन्स तो इनके लिए आया ही नहीं है ना, आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि रिस्पॉन्स वो यही देगा। ये तो अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं ना कि अब वो बार बार हर्ट होगा, तो ये आपका रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर फोकस कीजिए इस पर, रेड रोज पर, ठीक है, कि उसने रेड कलर को देखकर जो है अब उसको फियर हुआ है, ठीक है, मतलब डर गया है। अब आपको ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा अगले टाइम पे, है ना। अगले टाइम पे कुछ और रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि उसकी क्लैरिटी हो जाए उसको कि हाँ भाई हर रेड चीज जो है बुरी नहीं होती। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि रीइंफोर्समेंट जो है इनमें से कौन से प्रोसेस का पार्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तो देखो टीचिंग रीइंफोर्समेंट किसका मुख्य पार्ट है, ये आपको देखना है। टीचिंग है, लर्निंग है, इंस्ट्रक्शंस है, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इंस्ट्रक्शन का नहीं होगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मींस अनुदेशन दे दिया, वो नहीं होता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर टीचिंग में और लर्निंग में। ये उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैच्योरेशन और वो वाला इमोशनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन था ना जो हमने किया था, बड़ा ही ट्रिकी था। तो इस तरह का ही है। देखो रीइंफोर्समेंट किसका पार्ट है, देखो रीइंफोर्समेंट से अल्टीमेटली आपको हो क्या रहा है, आपको बेसिकली लर्निंग तो होती है ना। आपको जब कोई पुनर्बलन दिया जाता है तो आप किसी रिस्पॉन्स को या किसी चीज को रिपीट करते हो ना, तो रिपीट करते हो तो यानी कि वो बिहेवियर जो है वो एक तरह से सॉलिड हो जाता है ना। आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो या फिर उस चीज को छोड़ देते हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिइंफोर्समेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, टीचिंग से नहीं है। टीचर इतना इफेक्टेड नहीं होगा जितना कि बच्चा इफेक्टेड होगा इन रिइंफोर्समेंट से, बच्चे की लर्निंग पर इफेक्ट करता है मेनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। The teacher said to Rekha that she is not allowed to participate in the game period as she has not completed her homework. It is an example हो, ठीक है। देखो टीचर ने रेखा को कहा कि आप अब बिल्कुल भी आपको पार्टिसिपेट करने का अलाउड है ही नहीं गेम पीरियड में, क्योंकि आपने तो काम ही कंप्लीट नहीं किया है, हम बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ठीक है, बैठ जाओ क्लास में बैठी रहो, ठीक है। ये किस तरह का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, ठीक है। ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, ये पनिशमेंट है, ये पॉजिटिव है, ये टेंजिबल रिवॉर्ड है, ठीक है। देखो ये तो आपको पता है कि रिवॉर्ड तो होगा नहीं, स्पर्शनीय जो भी रिवॉर्ड होता है ये होगा नहीं, है ना। अब हम इन तीन में देखेंगे क्या होगा। तो देखो पॉजिटिव जैसा तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा आपको, है ना, कुछ नेगेटिव ही हुआ है मतलब, तो ये भी हटा दो, इस ऑप्शन को हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। अब बचे जो हमारे पास दो ऑप्शन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और हमारे पास बचा है पनिशमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसमें हुआ क्या है। अब देखो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर कोई अनअवॉइडेबल मतलब ऐसी सिचुएशन है जो अनप्लीजेंट है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यूज होता है ना। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रैफिक सिग्नल वाला पिछली बार एग्जांपल दिया था। आप जो गाड़ी की सीट बेल्ट है आप वो क्यों लगाते हैं, आप वो इसलिए लगाते हैं कि कल को अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम आप जो है बच जाए, है ना। वो सीट बेल्ट लगाने से कुछ होता है कि कुछ निकल आता है, जो भी है, मतलब मुझे इतना नहीं पता है, तो सीट बेल्ट का ये रोल है, प्लस आपका चालान ना कटे। तो आप ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आता है। लेकिन आप ये बताओ यहाँ पे क्या ऐसा कुछ चांस दिया गया है इसको, यहाँ पे चांस नहीं दिया गया है, क्योंकि रेखा पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि आपने होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया, है ना। अगर वो चांस देती, रिइंफोर्समेंट तब होता जब वो कहते कि ठीक है आप ये कर लो, फिर आपको ये करने दिया जाएगा या फिर ये नहीं करने दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं करोगे, वो बोला ही नहीं गया। अब यहाँ पे जो है सीधे सीधे आपने इवेल्युएट कर दिया कि भाई तुमने तो काम किया नहीं है, अब एक काम करो, तुम यही बैठी रहो, अब तुम्हें जाना ही नहीं है गेम पीरियड में। दैट मीन्स इट इज अ पनिशमेंट, ये दंड दे दिया गया है, ठीक है। ये एक तरह का दंड ही तो है हमारे। देखो वैसे तो एनसीएफ कहता है या जितनी भी गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि हमें किसी तरह की पनिशमेंट जो है नहीं देनी है ना। लेकिन मतलब ये एक क्वेश्चन है, इसको उस तरह से मत सोचना, ये बिहेवियरिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है एक, कि भाई पनिशमेंट है, भाई दंड का एग्जाम्पल है ये। और ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों है, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जैसी यहाँ पर कंडीशन नहीं रखी गई है कि आप ये करोगे तो हम ये करने देंगे, आप ये करोगे तो हम आपको ये चीज नहीं करने देंगे, है ना। तो ये वाली चीजें अभी रखी नहीं गई है, यहाँ पे सीधे सीधे ऑर्डर दिया गया है कि भाई रेखा दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन
गेम पीरियड एट शी हैज नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। मतलब कंसिक्वेंस आने से पहले देते हैं ना हमने रिइंफोर्समेंट जो है, अगर पुनर्बलन देना था तो पहले देना था ना, ताकि बच्चा उसको देख के उसको करे या ना करे। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसने जो काम करना था वो कर ही दिया, उसने कंप्लीट नहीं किया अपना होमवर्क, तो भाई टीचर ने सीधे सीधे उसको पनिशमेंट दे दी, अब तुम गेम पीरियड में नहीं जा सकती। तो ये दंड का एग्जाम्पल है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं गाइस, और ये लर्निंग का पार्ट है, बेसिकली बिहेवियरिस्ट व्यू का है पार्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल और सब्जेक्ट लर्नड इन अदर सिचुएशन इज नोन एज, ठीक है। अगर आप किसी और सिचुएशन में मतलब सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? आपने कोई नॉलेज ली है, आपने कोई स्किल सीखी है, ठीक है, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो कहीं और पर, तो ये क्या होती है? फटाफट से बताओ क्या होता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार डिस्कस हुआ था शायद ये भी, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो में जब ना अच्छा इफेक्ट पड़ा है ना बुरा इफेक्ट पड़ा है। नेगेटिव जब आपकी पुरानी लर्निंग जो है आपको नया काम सीखने में रुकावट पैदा कर रही है, वो नेगेटिव हो जाता है। और जब आपकी पुरानी लर्निंग जो है नई चीज में जो है हेल्प कर रही है आपको सीखने में, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्योंकि और सारे ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, टीचिंग नहीं होगी, वरी नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा आंसर? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लगता है, मुझे खुद लगता है, तो मतलब आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। चलो देखिए, करिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। लेवल ऑफ लर्निंग आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पढ़े होंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट वो नहीं है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल एक आपको बताना है कि किस तरह से लर्निंग होती है, पहले हम क्या सीखते हैं, फिर हम क्या सीखते हैं, फिर हम क्या सीखते हैं, आपको एक जनरल वो बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बताइए। फैक्ट्स, नॉलेज, यहाँ पे 5 चीजें लिखी हुई हैं, तो उन 5 में से ही अदल बदल कर उनको दे दिया गया है, बस आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। देखो, अगर आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि पहले नॉलेज होता है, ठीक है, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। ये कंफर्म कर लो ब्लूम, अगर आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बात अलग है, पहले नॉलेज होती है फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कुछ ज्ञान आपको मिलता है फिर आप उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, है ना। मतलब ज्ञान आप ऐसा नहीं कि नॉलेज आपको किसी ने दी और डायरेक्ट आपके दिमाग में वही चीज बैठ गई। टीचर भी, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे कर रहे हो, है ना, आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो, यहां से आपकी रियल चेकिंग होती है। ये नहीं कि मैंने तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर दिया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप कॉम्प्रीहेंड किस तरह से कर रहे हैं, आप सीख कितना पा रहे हैं, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है ना। तो यानी कि नॉलेज के बाद ही कॉम्प्रीहेंशन आएगा, कॉम्प्रीहेंशन पहले नहीं आएगा, नॉलेज बाद में नहीं आएगी, तो ये चीज देख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर जो नॉलेज है, नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या नॉलेज के बाद आती है? इन्फॉर्मेशन तो पहले आएगी ना, ठीक है, तो ये कट जाएगा बिल्कुल। यहां पर तो नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन के बाद आ रही है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर नॉलेज जो है कॉम्प्रीहेंशन, देखो यहाँ पर भी कॉम्प्रीहेंशन पहले आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। अब इन्फॉर्म के बाद क्या होगा? इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेज बन जाती है। जैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, लेवल ऑफ लर्निंग, ये सब मैं आपको इन्फो दे रही थी। अब ये नॉलेज का रूप बन चुकी है एक तरह से, है ना, स्पेसिफिक नॉलेज बन गई, ये मैंने आपको दी। अब आप इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, और अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर गए तो आपको प्रज्ञान यानी कि आपको विजडम आ जाएगा, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड देन विजडम, ठीक है। तो मतलब मैंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी का इसलिए उदाहरण दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉलेज के बाद ही कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है। ये प्रज्ञान जो है ना, ये नॉलेज प्लस कॉम्प्रीहेंशन का खेल है। अगर नॉलेज के बाद आपको कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो आपको विजडम होगी, ठीक है, विजडम आएगी, उससे पहले नहीं आएगा। तो ये होता है प्रज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनोमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपका फिलोसफी से लिया है मैंने क्वेश्चन, मतलब लर्निंग में था तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा बता देती हूँ हम लोगों को। चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनोमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट हु सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। तो बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है कि एक फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए बच्चे को, बेसिकली मतलब प्राकृतिक वातावरण में पढ़ना चाहिए, ऐसा वातावरण जहां पर उसको बिल्कुल पूरी छूट हो, ऑटोनॉमी हो हर चीज करने की, है ना। किसने सपोर्ट किया था इस स्टेटमेंट को? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट और नेचुरलिस्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स भी आपको लग रही होगी, तो ये है।
देखो प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो भी आपके एक तरह से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं ना, लेकिन ये सोशल चेंजेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इनका मानना ये था कि एजुकेशन जो है एक जरिया है सोशल चेंज लाने का, ठीक है, ये इन्होंने प्रैग्मेटिस्ट कहा था। तो इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कर दो, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग कर दो बच्चे को, उसको ऑटोनॉमी दे दो, ये दे दो, नहीं, प्रैग्मेटिस्ट बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इन सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन ये इन चीजों की बात नहीं करते, ठीक है। जॉन डीवी जो है वो प्रैग्मेटिस्ट थे, ये याद रखना, जॉन डीवी का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद रियलिस्ट जो है, जो रियल अभी चल रहा है, यथार्थवादी, भाई एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। आइडियलिस्ट भाई ये सोचते रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आदर्शवादी है ना, मतलब आदर्श को मानते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उस चीज को अवॉइड करते हैं ये लोग, ठीक है। अब बात आती है आपकी नेचुरलिस्ट की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वैसे आप तुक्का मारते तो भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाता कि ठीक है भाई नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो नेचुरलिस्ट होगा, लेकिन यहां से आपका एक क्वेश्चन पता है और क्या बन सकता है कि नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन। तो देखिए आपने जे रूसो का नाम सुना होगा। जे रूसो की स्पेलिंग कुछ अजीब सी है, मेरे को याद नहीं है, ठीक है, देख लेना एक बार। जे रूसो हैं, और अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं, टैगोर डबल यहाँ पर, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है, टैगोर की बात करूं, देखो करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें या जे रूसो की बात करें तो ये नेगेटिव एजुकेशन के मतलब चाहने वाले थे। नेगेटिव एजुकेशन कहां से आया? नेचुरलिस्ट से आया, ठीक है, जो नेचुरलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। दीज आर ऑल फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, है ना। फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मुझे ना थोड़ा हिंदी में थोड़ा ये रहता है, तो प्लीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बुरा ना माने, आप थोड़ा देख लिया करो ना, टर्म्स को देख लिया करो, या जब आप लाइव चैट करते होते हो ना तो पूछ लिया करो एक दूसरे से। तो नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि आप बच्चे को फ्री छोड़ो, आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने दो, ठीक है। रूसो क्या कहते थे कि अगर बच्चा जो है आप पार्क में लेकर गए हैं बच्चे को, ठीक है, अब बार बार पीछे पीछे घूमो मत उसको खेलने दो, जैसे खेलता है खेलने दो, ऑटोनॉमी दो उसको, है ना। जैसे वो रेड रोज वाला एग्जांपल था ना, तो रूसो कहेंगे कोई बात नहीं, कांटा चुभ गया तो चुभ गया, नेक्स्ट टाइम ये जब रेड रोज के पास जाएगा नहीं हाथ लगाएगा, अब इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है अब मेरे को इसको टच नहीं करना है। तो जे रूसो की ये धारणाएं थी, और ऐसी धारणाएं थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इन दोनों ने कहा था कि आप जो है बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दो, ठीक है, वो जो है यहां से एजुकेशन अपने आप ले लेगा। बच्चा इतना कैपेबल है कि वो नेचर की चीजों को समझ सकता है, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा ना तो उसके कंसिक्वेंसेस भी वो झेलेगा, यानी कि उसके परिणाम झेलेगा, और इन परिणामों के आधार पर ही उसकी लर्निंग भी हो जाएगी। भाई ठीक है, अगर कोई चीज उसको पता है कि इस चीज से नुकसान है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम से दूर हो जाएगा, है ना, और कोई चीज अच्छी होगी तो उसको रिपीट भी करेगा, ठीक है। ये बिहेवियरिस्ट नहीं कहते, मतलब ये लोग तो ऑब्वियसली ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानते थे। इनका मतलब ये नहीं था कि बच्चे में दिमाग ही नहीं होता है, इनका कहना था ऑब्वियसली बच्चा जो है वो खुद से मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को, वो खुद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरलिस्ट मानते थे, क्योंकि यहां पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं ना इस चीज के, नेचुरल एनवायरनमेंट में नेगेटिव चीजों से बच्चा ये सीख जाएगा कि हमें इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको नेगेटिव एजुकेशन भी इन्होंने बोला था, ठीक है, कि भाई ये नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऋणात्मक परिणाम भी आ सकते हैं जिनसे बच्चा जो है अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला था, नेगेटिव एजुकेशन बोला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये थे जे रूसो और टैगोर के बारे में, तो नेचुरलिस्ट से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर डॉग इज बार्किंग सो लाउडली दैट इट इज मेकिंग योर ईयर्स रिंग, यू क्लैप योर हैंड्स, द डॉग स्टॉप्स बार्किंग। देखो भाई एक डॉग है वो बहुत ज्यादा बार्क कर रहा था, ठीक है, इससे आपके कान जो है खड़े हो रहे थे, बार बार बज रहे थे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने हाथ से क्लैपिंग कर दी और कुत्ते ने जो है भौंकना बंद कर दिया। अब आपके ईयर्स जो है वो भी रिंगिंग नहीं कर रहे हैं, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे ये बार बार करना होगा जब भी ये भौंकेगा। क्या करना होगा, आपको क्लैपिंग करनी होगी जैसे ये भौंकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि जो क्लैपिंग थी आपके लिए ये क्या है, ठीक है, ये जो आपने तालियां बजाई हाथ से इसको क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है। तो चलो फटाफट आंसर करो। पॉजिटिव रिइंफोर्सर, नेगेटिव रिइंफोर्सर, पनिशमेंट और प्राइमरी रिइंफोर्सर। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव रिइंफोर्सर होगा, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव रिइंफोर्सर में क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है, मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सिचुएशन अवॉइड हो जाती है इस रिइंफोर्सर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने क्लैपिंग की तो जो अनप्लीजेंट था ना आपके लिए कुत्ते का भौंकना, वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब आप इस बिहेवियर को बार बार करेंगे, है ना, इस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे ताकि जो है ये जो कुत्ता भौंक रहा है ये भौंकना बंद कर दे, ठीक है। तो एक तरह से आपकी क्लैपिंग जो है एक नेगेटिव रिइंफोर्सर का काम करेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। विवेक हैज लर्न दैट एवरी टाइम ही क्लीन्ड हिज रूम हिज मदर मेक्स हिज फेवरेट डेजर्ट। भाई विवेक ने सीखा कि जब भी वो अपना रूम साफ करता है उसकी मम्मी उसकी फेवरेट डिश बनाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो फटाफट से आंसर करो। क्लासिकल कंडीशनिंग का है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का है, या फिर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का है, या एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन मतलब जब कोई बिहेवियर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिइंफोर्समेंट मिल रहा है ना, कुछ पुनर्बनन मिल रहा है, तभी तो चीजें हो रही हैं, तो क्लासिकल कंडीशन हट जाएगी। अब देखो यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सोच लो अच्छे में क्या होगा? पॉजिटिव ही होगी ना वो चीज। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी टाइम जब भी वो काम करता है तो उसकी मम्मी उसकी फेवरेट डिश बना के दे देती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका बिहेवियर बार बार रिपीट होगा क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है सॉरी उसको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको बच्चा रिमूव करना चाह रहा है, ऐसी नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ एक काम हो रहा है। मतलब इसमें आपको सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होता है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में ये होता है कि जब भी आप कोई रिस्पॉन्स करते हो ना, रिस्पॉन्स करते हुए आपने कोई बिहेवियर किया है, ठीक है, कुछ भी व्यवहार प्रतिक्रिया आपने दी है, तो आपको जो है एक नया स्टिमुलस मिल जाएगा, एक नया स्टिमुलस मिल जाएगा, ठीक है। और वो स्टिमुलस जो मिलेगा ना आपको, वो आपके बिहेवियर को बहुत बढ़ाएगा। इस बिहेवियर को जो है रिपीट करोगे आप बार बार उस स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे नया स्टिमुलस क्या है? आपकी फेवरेट डेजर्ट, ठीक है, आपकी फेवरेट मिठाई मिलती है आपको जब भी आप उस रिस्पॉन्स को करते हैं। ये रिस्पॉन्स आपका आया, ये बिहेवियर आपका आया, तो इस वजह से आपको एक नया स्टिमुलस मिल गया जिसकी वजह से आप उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करोगे। तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट सीख लिया है, ठीक है। आपने बेसिकली जो रिइंफोर्समेंट के कांसेप्ट्स है वो आपको समझ में आए हैं कि कौन सा आपका जो कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट होता है, फिर पार्शियल रिइंफोर्समेंट भी आपने सीखा है, और इस तरह के कुछ रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी सीखे एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो इन चीजों के आप नोट्स बना लेना और अपने पास रख लेना बना के, ठीक है, ताकि जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जब भी आपका पेपर आए, तो आप थोड़ा सा उसके गेट थ्रू हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम लर्निंग, and thank you for watching the Zorawar classes.